जय हिंद फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज का वीडियो लेके आया हूँ मैं एसीसी, एससी और पीसीएसएल से अगर आप रिकमेंड होते हैं आर्मी में सर्व करने के बाद तो आप कौन सी रैंक तक जा सकते हो। ठीक है। तो आजकल मैं देख रहा हूँ लोगों में इसके लिए काफ़ी ज़्यादा जागरूकता है एंड पीपल वांट्स टू नो कि अगर वो एसीसी विंग के थ्रू रिकमेंड होते हैं और या पीसीएसएल के थ्रू या एसयू के थ्रू रिकमेंड होते हैं तो कहाँ तक जा सकते हैं। ये वीडियो उनके लिए भी है जो कि सिविल में है और सोच रहे हैं कि आगे एसीसी कमीशन लेके हम काफ़ी आगे तक जा सकते हैं। एसयू और पीसीएसएल के पीछे क्या है, तो मैं ये राज की बात आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ। इसको जानने के लिए आप वीडियो को लास्ट तक देखें और अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा। तो चलिए मैं सबसे पहला बात करता हूँ एसीसी कमीशन के बारे में। यहाँ पे मैं एज के बारे में भी थोड़ा बात करूँगा जिससे आपको थोड़ी बहुत चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। यहाँ पे एसीसी की जो एज है वो आप 27 साल तक एसीसी कमीशन दे सकते हो। ठीक है। और एक जो यंगस्टर आर्मी में इनरोल्ड होता है +2 करने के बाद वो 17.5 साल में इनरोल्ड हो सकता है। ठीक है। तो इसमें एक क्राइटेरिया और लगाई हुई है कि आप 2 साल की सर्विस के बाद आप एग्ज़ाम दे सकते हो। ठीक है। तो मैं मानता हूँ मोरलेस 20 या 21 के एसीसी कैंडिडेट्स होते हैं बेसिकली। एक बेसिक सा एज ये होता है 20-21 का। ठीक है। चलिए, तो जो 20 से 21 साल में एसीसी का एग्ज़ाम दे रहे हैं और फर्स्ट अटैम्प्ट में एसीसी क्लियर कर रहे हैं उनको कितने टाइम लग जाएंगे अगर आप 21 में आपने सब कुछ क्लियर कर दिया। बट ऐसा होता नहीं है। जो रियलिटी है उसमें ये होती है कि आप 21 साल में आप जब अपनी 2 साल की ट्रेनिंग कंप्लीट कर लेते हो तो या तो आप 20 साल के होते हो, एग्ज़ाम देते देते आपकी उम्र 21 साल हो ही जानी है क्योंकि 1 साल का प्रोसेस लग जाता है पूरा पूरा। तो आप 1 साल के बाद 3 साल कहाँ रहोगे? आप 3 साल रहोगे। यहाँ पे मैं सबसे कम एज को इसलिए कंसिडर किया है यहाँ पे क्योंकि आगे वाले एज के लिए वो चीज़ अपने आप आपको अंडरस्टूड हो जाएगी। आप इसके बाद एज में आओ तो कहाँ तक जा सकते हो। आपने 21 में ज्वाइन किया, 3 साल आप कहाँ रहोगे? 3 साल रहोगे आप एसीसी विंग में और उसके बाद 1 ईयर रहोगे आप आईएमए में। ठीक है। आप यहाँ पे हो गई आपकी उम्र कितनी? 21 3 24, 24 1 25। आप 25 साल में एक लेफ्टिनेंट बन के बाहर आते हो स्टार लगा के। ठीक है। ओके। आप यहाँ पे 25 साल में बाहर आ रहे हो और एनडीए कैंडिडेट कितने साल में बाहर आ रहे हैं? एनडीए कैंडिडेट यहाँ पे 22 से 23 साल में बाहर आ जाते हैं, वो ज़्यादा से ज़्यादा 22 साल। ठीक है। क्योंकि 19.5 उनका लास्ट है वहाँ पे। 19.5 के अंदर वो एकेडमी में रिपोर्ट कर देते हैं अपनी ट्रेनिंग के लिए। तो 22 से 23 साल में एक एनडीए का कैंडिडेट बाहर आता है और आप 25 साल में आते हो। ठीक है। तो आपको पता होगा इसमें एज का बहुत बड़ा फंडा होता है। एज आपके पास रहनी चाहिए आगे प्रमोशन के लिए। मैं कंसिडर करता हूँ एनडीए वाले का, जो एक एनडीए कैंडिडेट बाहर स्टार लगा के बाहर आता है। ठीक है। इसमें कुछ कम भी होते हैं, जो 16.5 में जिसने ज्वाइन कर ली उसका कम ही रहेगा। तो एक एवरेज मान के चलिए 20 से 21 साल उनका एवरेज होता है। ठीक है। तब यहाँ पे अभी क्या दिक्कतें आती हैं? ये 21 साल के होते हैं या 22 साल के, फिर भी आपसे अगर मैं 23 कंसिडर करूँ तो 2 साल इनके उम्र आपसे कम होती है। तो इनके प्रमोशन के चांसेस ज़्यादा हैं। अगर मैं सीडीएस को भी कंसिडर करूँ तो सीडीएस में भी जो कैंडिडेट्स होते हैं उनकी उम्र अमूमन 22 से लेके 24 के बीच में होती है मैक्सिमम की। कुछ होते हैं जो 25 तक जाते हैं। तो इसमें सबसे ज़्यादा बेनिफिट होता है कि एनडीए वाला जो बंदा होता है, जो एनडीए के जो कैंडिडेट्स होते हैं उनके सबसे ज़्यादा हायर फॉर्मेशन पे जाने की सबसे ज़्यादा चांसेस हैं। ठीक है। और मैं आपके नॉलेज के लिए बता देता हूँ, अभी तक एसीसी विंग से रिकमेंड होके एक ऑफिसर रहा है जो लेफ्टिनेंट जनरल की रैंक पे पहुंचा है। ठीक है। अदरवाइज़ जो मैक्सिमम एसीसी वालों का होता है उनका मैक्सिमम रैंक ब्रिगेडियर तक, अगर कम उम्र में ज्वाइन किया तो ब्रिगेड तक जाते हैं। और अगर और ज़्यादा आप लेट ज्वाइन करते हो, लाइक आप 27 साल में आपने 26 या 27 साल में आपने एग्ज़ाम क्लियर किया, 30-31 साल में आप बन के आते हो तो आप कहाँ जाते हो? लेफ्टिनेंट कर्नल पे। ठीक है। आप लेफ्टिनेंट कर्नल की रैंक पे पहुँचते हो और उसके बाद आप टीएस कर्नल बनते हो। ज़्यादा से ज़्यादा आप टीएस कर्नल पे जाओगे। ठीक है। तो आप कहाँ पहुँचते हैं? आप टीएस कर्नल पे पहुँचते हैं मैक्स टू मैक्स। इसके अंदर भी कुछ क्राइटेरिया, अगर आपने स्टाफ ऑफिसर एग्ज़ाम क्लियर किया है तो आप इस रैंक तक पहुंच पाओगे, अदरवाइज़ पहुंचना मुश्किल हो जाता है। तो ये है एसीसी कैंडिडेट्स के लिए कि उनके लिए जो मैक्सिमम जाने का जगह है वो कहाँ तक पहुंचते हैं बेसिक तरीके पे। लेफ्टिनेंट कर्नल देखिए, आप लोग सभी को पता होगा लेफ्टिनेंट कर्नल इस फिक्स है सभी के लिए। ठीक है। तो जो लेफ्टिनेंट कर्नल बनता है अगर वो आगे नौकरी करना चाहे तो उसको टीएस कर्नल बना के नौकरी करवाई जाती है। जैसे कि आपको लोकल नायक मिलता है, लोकल हवलदारी मिलती है, तो टीएस कर्नल भी उसी तरीके की है कि जैसे एसीपी नायब सूबेदार को ले लीजिए आप। ठीक है। कि आपकी सर्विस उतनी हो चुकी तो आपको टीएस कर्नल बना दिया जाएगा। ठीक है। चलिए, अभी इसके बारे में बात करते हैं हम आगे एसईओ के बारे में। अगर एसईओ के बारे में बात करूं तो एसईओ मैक्स टू मैक्स टीएस कर्नल तक जाता है और सेम ये पीसीएसएल के लिए भी सेम चीज़ है। ये पीसीएसएल कहाँ तक पहुँचते हैं? पीसीएसएल भी टीएस कर्नल इनके लिए हाईएस्ट रैंक होती है। ठीक है।
क्योंकि इनकी एज ऑलरेडी ज़्यादा रहती है। एसईओ में भी सेम है, एज आपकी ऑलरेडी आप 30 से 35 एज है, तो यहाँ पे आपको निकल पाना बहुत मुश्किल है। पहले ही आसान था, जब 27 से लेके 32 तक उम्र होती थी, तब इनके लिए जो प्रमोशन और जो एज क्राइटेरिया था, जो आगे पहुँचने का चीज़ था, वो काफ़ी ज़्यादा ईजी था। ये पहले कर्नल ब्रिगेड तक पहुँच सकते थे, बट आज की डेट में एज ज़्यादा करने की वजह से टीएस कर्नल ज़्यादा हो पाती है। पीसीएसएल का श्योर शॉट है, आप टीएस कर्नल तक ही पहुँच पाएंगे या फिर कर्नल पहुँच सकते हैं आप, ठीक है। अगर आपके सारी कुछ चीज़ें अच्छी हैं, आपकी जो भी एकेडमिक्स रही हो, आपके जो भी कोर्सेज रहे हों, सारे में ग्रेडिंग अच्छी है, तो आप कर्नल तक जाएंगे, ठीक है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट कि जो एसीसी कैंडिडेट्स हैं वो कहाँ तक पहुँचते हैं, एससीओ कैंडिडेट कहाँ तक पहुँच सकते हैं, उनकी रैंक क्या होगी आगे चल के। तो ये वीडियो उसके ऊपर था। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। जय हिंद।